नमस्कार। आज 1 जनवरी है। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। टॉपिक ऐसा है जो हर जगह चलता है और एक स्टैंडर्ड के साथ चलता है। हम स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो कॉलेज लेक्चर की, या तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चर की, या डीएसएसबी में आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्वतंत्रता वही टॉपिक है, वही सेम स्टैंडर्ड इसका। हमने कल स्वतंत्रता की चर्चा की थी, तो मैंने आधुनिक उदारवादी करवाए थे, रूजवेल्ट की 4 मुक्तियां करवाई थी। उसके बाद उदार समतावादियों में सीबी मैकफरसन की सृजनात्मक स्वतंत्रता करवाई थी। 2 प्रकार की शक्ति करवाई थी, दोहन और विकासात्मक शक्ति। फिर एक मजेदार चीज की थी अमर्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम, विकास रूपी स्वतंत्रता। और आज हम चर्चा करेंगे उन 9 मार्क्सवादियों की जो मुक्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद का पूरा ध्यान ही मुक्ति के ऊपर था, मानव मुक्ति के ऊपर था। मानव को मुक्ति कैसे मिले, और मुक्ति का तात्पर्य है अलगाव से मुक्ति। वो अलगाव से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, हमने कल इसकी चर्चा की थी। तो कल हमने कार्ल मार्क्स की चर्चा की थी, हमने फिर एंगल्स की चर्चा की थी कि हम जैसे जैसे प्रकृति पे हमारा नियंत्रण बढ़ता जाएगा, हम फिर व्यवस्था लोक से स्वतंत्रता लोक की ओर जाएंगे, और फिर संसाधनों का बंटवारा भी सही होगा। कुछ ऐसी हमने चर्चाएं करके और मुद्दे को विराम दिया था। आज हम 9 मार्क्सवादियों की चर्चा करेंगे, और 9 मार्क्सवादियों में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा उन विचारकों के विचार जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, क्योंकि 9 मार्क्सवाद तो बहुत प्रकार का है, तो आज हम एक ही प्रकार का करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें, हालांकि आपके टिप्स पे हो गई है, फिर भी रिपीट करा दूं 9 मार्क्सवाद को। वो कंडी कलर को पेन करने चला जाएंगे ऊपर। नौ मार्क्सवाद। मार्क्सवाद मूलतः एक ही प्रकार का था, कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा था। थोड़ा सा मुद्दा तब शुरू हुआ जब 1844 में लिखी गई पेरिस की पांडुलिपियां सामने आई। उससे पहले कोई मुद्दा नहीं था, और ये बात है 1930 के दशक की। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि कार्ल मार्क्स ने कुछ और भी लिखा है क्या। उससे पहले हम सिर्फ एक ही कार्ल मार्क्स को जानते थे, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद वाला कार्ल मार्क्स, जो क्रांति की चर्चा करता है, हिंसा की चर्चा करता है, जो रेडिकल चेंजेस की चर्चा करता है, जो समानता की चर्चा करता है, मुक्ति पे, स्वतंत्रता के ऊपर, अधिकारों के ऊपर और मानवता के ऊपर, सर्व मानव कल्याण की कोई चर्चा नहीं करता। एक वर्ग की चर्चा करता है, वर्ग, उसके विचार वर्गीय हो गए, सारी मानवता के कल्याण की चर्चा वो नहीं करता। उस मार्क्स को तो खूब पढ़ा, लेकिन फिर पता चला एक नया मार्क्स सामने आया हमारे, जब उसकी पेरिस में लिखी गई पांडुलिपियां सामने आई। वो पांडुलिपियां जो उसने तब लिखी थी जब वो पेरिस में रहा करता था। तो उन पांडुलिपियों को हम कहते हैं फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां। तब एक नया मार्क्स सामने आया। तो हमने देखा कि फिर लुई अल्थुजर जैसे लोग कहने लगे कि मार्क्स कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक है युवा और एक है प्रौढ़। प्रौढ़ मीन्स मैच्योर, बूढ़ा नहीं, मैच्योर, जब उसके विचार परिपक्व हो गए। तब वो कहता है कि हर एक विचारक के जीवन में एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आता है। अब कार्ल मार्क्स किसी नहीं किया, उसकी दिक्कत आएगी थोड़ी सी ना। हमने पुराने वालों थोड़ी सी याद करो कि एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ज्ञान मीमांसीय अंतराल, याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, क्या होता है? वेरी गुड। पहले के विचार के और बाद के विचारों में क्या आना? अंतराल। किसके विचारों में? कार्ल मार्क्स के विचारों। ये बोला लुई अल्थुजर कि कार्ल के विचारों में एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आ चुका है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल आ चुका है। पहले उसके विचार किसी और प्रकार के थे और बाद में उसके विचार किसी और प्रकार के हो गए। पहले उसके विचार है ना मानवता से, प्रेम के, अहिंसात्मक से, अच्छे से,
और प्रकार के थे, मुक्ति वाले थे। उसके बाद उसके विचार में हिंसा आ गई, क्रांति आ गई, वैज्ञानिकता आ गई, इतिहास की व्याख्या आ गई, अर्थ आ गए, वर्ग आ गए, उसके विचार बिल्कुल ही बदल गए। तो बीच में एक ब्रेक आया। तो हम जब युवा मार्क्स की चर्चा करते हैं तो युवा मार्क्स से जो मार्क्सवादी प्रभावित हुए उनको अपन क्या बोलते हैं? नव मार्क्सवादी बोलते हैं। जो युवा मार्क्स से प्रभावित थे, जो प्रभावित थे पेरिस की पांडुलिपियों से। अब ये नव मार्क्सवादी ये तो बाद में आए, क्योंकि पांडुलिपियां पहले तो गायब हो गई। लिखी भले ही 1844 में गई थी, लेकिन वो गायब हो गई, और वो लगभग ये मानिए कि 90 साल तक, 80-90 साल तक गायब रही, वो संदूक में बंद थी। फिर उनकी बेटी ने देखा कि तो काम की चीज है, एक बेटी बच गई थी उनकी, उसने फिर उनको छुपवाया, तब एक नया मार्क्स हमारे सामने आया। फिर उसको हम कौन सा मार्क्स बोलते हैं? युवा। उसी युवा मार्क्स से प्रभावित है नव मार्क्सवादी। एक पुराने मार्क्सवादी होते हैं, एक नए मार्क्सवादी। पुराने मार्क्सवादी वो हैं जो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को स्वीकार करते हैं। अब छोटी सी पहले ये चर्चा कर लेंगे, फिर और चीजें आ जाएगी। तो एक है परंपरागत मार्क्सवाद। परंपरागत मीन्स पुराने वाला। इसमें आता है वैज्ञानिक मार्क्स। और बड़ा बड़ा ये तब शुरू होता है जब कार्ल मार्क्स ने, सॉरी माफी चाहूंगा, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। उसके बाद एक नया मार्क्स उभर के आता है। उसके बाद फिर उसकी जितनी पुस्तकें हैं, चाहे विशेष करके उसकी कैपिटल है, जो दास कैपिटल, द कैपिटल, उसमें से फिर क्या शुरू होता है? वैज्ञानिक समाजवाद चरम पे पहुंचता है वहां जाके। तो परंपरागत मार्क्सवाद, परंपरागत मार्क्सवाद इतना ही कहता है कि जो समाज है वो काय में बंटा हुआ है? वर्गों में बंटा हुआ है। वर्ग बंटवारे का आधार है वो है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन की आज नहीं चर्चा करेंगे। वो जो उत्पादन में सहायक होते हैं, फैक्ट्रियां हैं, जमीन है, आपकी खनन की सामग्रियां हैं, चल और अचल पूंजी है, वो सब क्या होते हैं? उत्पादन के, जिनसे कोई चीज उत्पादित होती है, उत्पादन के साधन होते हैं। तो समाज वर्गों में बंटा, वर्गों का आधार उत्पादन के साधन होते हैं। अब हुआ क्या कि जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। जिनके पास फैक्ट्रियां होती है, जमीनें होती है, सब उन्हीं का होता है। शिक्षा उनकी, सरकार उनकी, राज्य उनका, कला उनकी, साहित्य उनकी, सब कुछ उनका होता है। तो आपको ये चीजें प्राप्त करनी है, आपको राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करना है, आपको शिक्षित होना है, शिक्षा में आगे आना है, तो आपको काय पे कब्जा करना पड़ेगा? राज्य पे नहीं करना पड़ेगा। राज्य पे अपने आप कब्जा हो जाएगा अगर आपने काय पे कर लिया। अगर आपके पास पैसा आ गया तो हर चीज पे अपने आप ही कब्जा हो जाएगा। इस कब्जे के लिए फिर आपको करना क्या पड़ता है? क्रांति करनी पड़ती है और निजी पूंजी को समाप्त करना पड़ता है। ये कहते हैं परंपरागत मार्क्सवादी। परंपरागत मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद को मानते हैं, और वैज्ञानिक समाजवाद कहता है शोषण एक ही प्रकार का होता है। शोषण का जो मूल शोषण है वो कैसा शोषण है? आर्थिक शोषण है, और किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता। ये मूल शोषण यही होता है। इस शोषण को दूर करते ही समाज में मुक्ति आ जाती है। फिर आगे नव मार्क्सवादी जो प्रभावित हैं पेरिस से पांडुलिपियों से। उन्होंने कहा अच्छा ये भी है। तब उसने कहा कि मुक्ति ये नहीं होती, सिर्फ आर्थिक रूप से शोषित मुक्त होना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि शोषण बहुत प्रकार के होते हैं। तो हमें समस्त प्रकार के शोषण से क्या प्राप्त करनी है? मुक्ति, समस्त प्रकार के शोषण से। तो ये है जो नव मार्क्सवादी, इनका मुक्ति का दायरा विस्तृत होता है। ये कहते हैं शोषण केवल आर्थिक ही नहीं होता, केवल आर्थिक नहीं होता, आर्थिक होता तो है लेकिन केवल आर्थिक नहीं होता। शोषण है वो वर्तमान में जो शोषण है, ये देखो कैसा शोषण है, तकनीकी शोषण है। वर्तमान में जो भी शोषण हो रहा है, शोषण होता है जैसे लैंगिक शोषण होता है। अपने देश में कौन सा शोषण पाया जाता है? जातीय। कई देशों में धार्मिक शोषण होता है। ये तो बहुत प्रकार का होता है शोषण। तो शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं होता, शोषण के और भी प्रकार होते हैं। इसमें हमने बहस की थी खूब सारी। तो ये क्या करते हैं? हर प्रकार से मानव को क्या दिलाना चाहते हैं? मुक्ति। और ये सिर्फ किससे दिलाना चाहते हैं? आर्थिक शोषण से। इन्होंने क्या हुआ,
मुक्ति का दायरा और ज्यादा विस्तृत कर दिया, शोषण के दायरों को और ज्यादा विस्तृत कर दिया। अब इनसे छुटकारा कैसे पाने, फिर उसका इलाज बताते हो। नव मार्क्सवादी बहुत ही प्रकार के, हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे उन नव मार्क्सवादियों की जिनको हम आलोचनात्मक सिद्धांत वाले मार्क्सवादी बोलते हैं या फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले बोलते हैं। आज सिर्फ हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज हम नव मार्क्सवाद की एक धारा कर रहे हैं। नव मार्क्सवाद की एक वो धारा जो निकली फ्रैंकफर्ट स्कूल से। मार्क्सवादियों के कई स्कूल है। एक बुडापेस्ट का स्कूल है। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की। आज हम एक थिंकर करेंगे, जॉर्ज ल्यूकोच। उसकी बड़ी आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, जॉर्ज ल्यूकोच। उसके ऊपर आधारित है वो बुडापेस्ट का स्कूल। उसकी आगे चर्चा कर लेंगे अपना। एक बार इतना ही लिख लेते हैं, इसको समझते हैं। पहले फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये लिखा हुआ सब जगह, आपको सिर्फ समझना है, एक बार रिकॉल करना है, बहुत ही जगह लिखा हुआ है। फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी में, और 1921-22 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। एक चेयर बनाई गई थी मार्क्सवाद के नए रूपों को लेके। अब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मार्क्सवादी है, इन्होंने दिया आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी है इनकी। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकला आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी। अब क्रिटिकल थ्योरी इसका संबंध है किससे? नव मार्क्सवाद की एक ब्रांच है। नव मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत पर्याय है क्या? सभी आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री क्या होते हैं? नव मार्क्सवादी होते हैं। लेकिन सभी नव मार्क्सवादी नव मार्क्सवादी बहुत ही प्रकार के हैं। जयपाल सार्त्र है वो अस्तित्ववादी मार्क्सवादी है तो नव मार्क्सवादी, लेकिन वो आलोचनात्मक का नहीं बल्कि अस्तित्ववाद का है। लुईस अल्थुजर जो कहता है मार्क्स 2 प्रकार का है, एक युवा और एक प्रौढ़, वो लुईस अल्थुजर वो संरचनात्मक मार्क्सवाद का है। संरचनात्मक मार्क्सवाद ब्रांच है किसकी? तो वो तो नहीं आलोचनात्मक वाले। तो सिर्फ वो है जो किस स्कूल से निकले हैं? फ्रैंकफर्ट। हम ज्यादा नहीं करके आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री कहते हैं कि हमें ये मुद्दा पसंद नहीं है। कौन सा? आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, आर्थिक निर्धारणवाद। हर चीज का, इतिहास का, गति का, परिवर्तन का निर्धारण कौन करते हैं? आर्थिक तत्व करते हैं। ये कहते हैं आर्थिक निर्धारणवाद की हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। हिंसक क्रांति की भी हम आलोचना करते हैं। और हमने ये देखा कि परिवर्तन के लिए मूल या तत्व कौन सा है? भौतिक तत्व है। झगड़ा किस लिए होता है? भौतिक तत्वों के लिए, आर्थिक तत्वों के लिए होता है, जमीन के लिए होता है, फैक्ट्रियों के लिए होता है। इसलिए 2 वर्ग लड़ते हैं, मजदूरों का वर्ग और पूंजीपतियों का वर्ग। कभी ऐसी चीजों के लिए लड़ा करते थे, मालिक और दास, फिर किसी और झगड़ा हुआ। तो ये कहता है भौतिक संसाधनों के लिए झगड़ा होता है। तो इतिहास को गति कौन सा तत्व देता है? भौतिक मैटर देता है। नव मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, आर्थिक निर्धारणवाद या सिर्फ मैटर ही गति नहीं देता, बल्कि गति और कौन देते हैं? विचार भी गति देते हैं। विचार गति देते हैं। इसकी चर्चा कौन करता है? ये तो हेगल करता है। तो नव मार्क्सवादियों ने मैटर के साथ साथ और किसको महत्वपूर्ण माना? आइडिया को भी, विचार तत्व को भी महत्वपूर्ण मान लिया। तो हम जब तत्व मीमांसा करते हैं तो इस संसार में कितने मूल तत्व मान लेते हैं? 2 मूल, अदृश्य रूप से 2 चीजें जो संसार को चला रही है। तो आत्मा चला रही है, शरीर चला रहा है। बस इस संसार में 2 ही चीजें हैं। तो भौतिक चीज है, जड़ तत्व है, इसको भौतिक, उसको जड़ तत्व बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसको एक चेतन तत्व होता है, इसको आत्मा बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? विचार तत्व बोलते हैं। तो ये दोनों को मिलाते हैं। तो कार्ल मार्क्स की किस किस मुद्दे पे आलोचना कर दी? मूल मुद्दा तो यही है, आर्थिक निर्धारणवाद वाला। ये कहते हैं सिर्फ मैटर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचार भी महत्वपूर्ण थे। ये भी परिवर्तन में सहायक होते हैं, विचार भी। तो शरीर और आत्मा मिलकर परिवर्तन करते हैं, अकेला शरीर परिवर्तन नहीं करता। वो है फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले। अब ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के ऊपर जो प्रभाव है, वो प्रभाव है एक तो ग्रामशी का, कार्ल मार्क्स का तो है ही है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने सुधार किया उन्होंने कि समय के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना पड़ेगा? सुधार।
इनके ऊपर प्रभाव ग्रामशी का, और एक है अभी बुडापेस्ट स्कूल वाला किया था पढ़ने, जॉर्ज ल्यूकोस का। इन लोगों का प्रभाव है। अब थोड़ी आज ग्रामशी की इनकी चर्चा नहीं करेंगे, आज आवश्यकता नहीं इनकी। तो 9 ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं, ये मुख्यतः तो प्रभावित किससे हैं? कार्ल मार्क्स से। लेकिन कार्ल मार्क्स से साथ साथ इसमें मार्क्सवाद में क्या घुसा देते हैं? हेगल को घुसा देते हैं। साथ साथ भी किसकी? ग्रामशी की हेजेमनी को घुसा देते हैं। हेजेमनी का विचार देखा था, मानसिक प्रभुत्व का विचार देखा था हमने, ग्रामशी को घुसा देते हैं। और ये घुसा देते हैं जॉर्ज ल्यूकोस को। जॉर्ज ल्यूकोस से इन्होंने एक और अच्छा कंसेप्ट ले लिया, वो लिया अलगाव का। ये आ गया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से पहले इनकी चर्चा कौन कर चुका था? जॉर्ज ल्यूकोस भी अलगाव की चर्चा कर चुका था। तो इनसे प्रभावित आई। तो हमने देखा कि हेगल से लिया उन्होंने कौन सा तत्व? विचार तत्व, या इसको आइडिया लिख लो। ग्रामशी से इन्होंने ली हेजेमनी यानी मानसिक प्रभुत्व, और जॉर्ज ल्यूकोस से फिर इन्होंने क्या लिया? अलगाव का ही मुद्दा लिया, अलगाव से मुक्ति। हेगल से आर्थिक तत्व भी लिए हैं, और हेगल खुद जब चर्चा करता है अलगाव मुक्ति की, तो कल हमने अलगाव मुक्ति की ना, अलगाव कितने प्रकार का किया था? 4। तो कार्ल मार्क्स के उन विचारों से भी प्रभावित है, विशेष करके मार्क्स, ये वैज्ञानिक मार्क्स की बजाय कौन से मार्क्स से प्रभावित है? ये तरुण मार्क्स से ज्यादा प्रभावित है, ये आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री जो भी। तो हम इतना ही समझें कि नव मार्क्सवाद की एक ब्रांच है आलोचनात्मक सिद्धांत। ये निकला हुआ है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल से। बस इतना ही है कि इन्होंने मार्क्स को और ज्यादा विस्तृत कर दिया, ज्यादा मानवीय बना दिया है, और मुक्ति के दायरे को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया है। इनके ऊपर मार्क्स के अलावा हेगल, ग्रामशी, जॉर्ज ल्यूकोस आदि का प्रभाव है। हालांकि जब विस्तृत चर्चा की थी तब हमने फ्राइड वगैरह की भी चर्चा की थी। मनोवैज्ञानिक विचार ग्रहण करते हैं भी, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है, कैसे शोषित होते हैं, हमारा मस्तिष्क अनकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर कैसे कब्जा कर लेते हैं लोग, उन सब की भी चर्चा करते हैं। तो ये फ्राइड से भी प्रभावित है। अब ये विचारक हैं कौन? जो किस स्कूल से निकले हुए? फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्मनी से निकले। फ्रैंकफर्ट स्कूल किसका है? आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्रियों का, या फिर इसको किसका बोलते हैं अपन? नव मार्क्सवादियों का। अब यहां जो पहली पीढ़ी के जो विद्वान थे उनमें 2 विद्वान मुख्य थे। एक था अर्खाइमर और दूसरा था थियोडोर एडोर्नो। ये 2 नाम तो पहले याद करते हैं, थियोडोर एडोर्नो। ये पहली पीढ़ी के विद्वान। अर्खाइमर इसका मूल संस्थापक अर्खाइमर ही था। थियोडोर एडोर्नो ये दोनों प्रोफेसर थे यहाँ फ्रैंकफर्ट स्कूल विश्वविद्यालय के अंदर। इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया था, आलोचनात्मक सिद्धांत के ऊपर, अर्खाइमर और थियोडोर एडोर्नो। फिर कुछ और लोग जुड़ते गए। अगली पीढ़ी का जो महत्वपूर्ण विद्वान आया वो आया हेबरमास। हेबरमास पे तो एक क्वेश्चन जरूर आता है आजकल आपके। ये दूसरी पीढ़ी का आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री है हेबरमास। तो अब और कौन कौन है फ्रैंकफर्ट स्कूल के? तो हेबरमास है। इस स्कूल से निकला हुआ एक एरिक फ्रोम है, इसी स्कूल से जुड़ा हुआ। और इसी स्कूल से जुड़ा हुआ है हर्बर्ट, ये भी एक बड़ा नाम है, हर्बर्ट मार्क्यूजे का। तो अर्खाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, एरिक फ्रोम और हर्बर्ट मार्क्यूजे, ये मूलतः कौन है? नव मार्क्सवादी, फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले, आलोचनात्मक सिद्धांत वाले। इसका नाम आलोचनात्मक क्यों है? क्योंकि कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद की, वैज्ञानिक मार्क्सवाद की क्या करते हैं? आलोचना। और उसकी बजाय फिर इसमें सुधार और कैसे किया जा सकता है, इसको उस समय के अकॉर्डिंग कैसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी एक विचार आता है ना, धीरे धीरे फिर वो बदलती परिस्थितियों में अप्रासंगिक भी हो जाता है। तो उसकी प्रासंगिकता बनाए रखनी होती है, रिलेवेंस बनाए रखनी होती है। तो मार्क्सवाद की अगर रिलेवेंस बनानी है तो समय अनुकूल उसमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर पानी रुक जाता है तो क्या करने लगता है? बदबू मारने लगता है। तो पानी क्या होना चाहिए? बहते रहना चाहिए।
तभी है ना अब अपन ये कहते हैं कि जो धर्म है ना निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं ना, वो धर्म है ना बहुत ही आगे जाते हैं। हमने खुद देखा कि ये जो सिख है ना, ये औरों से एडवांस जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि इन्होंने परिवर्तनों को क्या किया था? स्वीकार किया था। वो रूढ़ियों से मुक्त हो गए थे, इसलिए सिख आगे औरों से और ज्यादा मेहनती हैं और वो रूढ़ियों को कम मानते हैं। जो जो रूढ़ियों से चिपके रहते हैं, पुराने विचारों से चिपके रहते हैं, वो ज्यादा प्रोग्रेस है नहीं करते। तो अगर आपको मार्क्सवाद को रिलेवेंट बनाए रखना है तो उसमें नए नए विचार घुसाने पड़ेंगे। और ये काम किसने किया? उसकी आलोचना की कुछ, और कुछ उसमें और चीजें जोड़ दी, कुछ उसको स्वीकार कर लिया। तो ये हमने नव मार्क्सवाद किया इनका। अब नव मार्क्सवादी स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? तो हम स्वतंत्रता के बारे में नहीं, हम चर्चा करेंगे मुक्ति के बारे में। वास्तविक मुक्ति हो कैसे, इसके बारे में कहते क्या है। तो हम चर्चा करेंगे हर्बर्ट मार्क्यूजे की, एरिक फ्रॉम की, हेबरमास की और जॉर्ज ल्यूकोस की। तो अपन जॉर्ज ल्यूकोस से शुरुआत करते हैं। जॉर्ज ल्यूकोस से भी प्रभावित है ये, लेकिन ये विद्वान ये है आपके 4-5 विद्वान याद रखें, इनके ऊपर पूछा जाता है। एक बार पूछ लिया जाता है कि किस स्कूल के हैं, किस सिद्धांत के हैं या कहां के। अब हम फिर चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी के बारे में चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले इसको लेते हैं, जॉर्ज ल्यूकोस। जॉर्ज ल्यूकोस मूलतः हंगरी का था, हंगरी का विद्वान है ये। इसने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। और ये लिखी गई 1923 में। हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस होती है वर्ग की चेतना। क्लास होता है वर्ग, और कॉन्शियसनेस होती है चेतना। लोगों में चेतना आती कैसे, इसका इतिहास क्या है, वर्ग में चेतना का इतिहास क्या है, कैसे चेतना आई लोगों में, इसका इसमें वर्णन है। और इसी में जॉर्ज ल्यूकोस ने वर्णन किया है अलगाव का। पहले इस अलगाव को दोबारा समझे ना, बड़ा मजेदार कंसेप्ट, नाम छोटा सा है ये कंसेप्ट, इसकी पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, एलिनेशन। इस एलिनेशन का मूल विचारक है, पहले उसको पकड़ते हैं अपन, पढ़ते हैं हेगेल को, फिर समझ में आएगा। पहले समझते हैं दरअसल अलगाव है क्या। थोड़ी देर पहले चर्चा चली थी कि सिख है ना, वो औरों से एडवांस है। हिंदुओं की जो बाकी फिरके चलते हैं उनसे सिख एडवांस है। वो इसलिए है कि उन्होंने पुराने विचारों को छोड़ दिया और नए विचार ग्रहण कर लिए। बिश्नोई भी एडवांस है, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया, पुराने विचारों को छोड़ते हुए जाम्बो जी के कहने से नए नए विचार ग्रहण कर लिए, तो वो भी एडवांस है। अब बताओ एडवांस क्यों हुए वो? क्योंकि उन्होंने पुराने विचार छोड़ दिए, पुराने विचारों से उनका क्या हो गया, अलगाव हो गया, और उन्होंने नए विचार ग्रहण कर लिए। तो इतिहास कब आगे बढ़ता है? जब हम पुराने विचारों को छोड़ते जाते हैं और नए नए विचार ग्रहण करते जाते हैं। जब हमारे आइडियाज नए नए आते जाते हैं, पुराने आइडिया से हमारा अलगाव होता जाता है। अब आप देखते हैं आपके जीवन में प्रोग्रेस कब होती है? जब आपके पास नए नए विचार आते हैं। अगर आप पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहते तो आप वहीं के वहीं रहते। तब हेगल कहता है कि इतिहास में गति है। तो मुद्दा तो यही है, इतिहास की व्याख्या करने, इतिहास में गति है। और गति का मूल कारण क्या है? विचार तत्व है, आइडिया है, आत्मा है। आत्मा गति तब करती है जब इसमें भांति भांति के विचार पैदा होते हैं। तो ये क्या है, एक विचार पैदा होता है तो हम पहले वाले विचार को छोड़ देते हैं और कहां बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे मन में एक विचार आया कि हम अकेले हैं तो आनंद सा नहीं आ रहा, अनुभूति सी नहीं हो रही, एक दूसरे के प्रति कोई जुड़ाव भी नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो हमने ना परिवार बना लिया। एक नया विचार आया ना, नया विचार आते हमने परिवार बनाया। परिवार में पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। तो हमारे अंदर ना प्रेम पैदा हुआ, उत्तरदायित्व पैदा हुआ, एक दूसरे के प्रति हम कार्य करने लगे। फिर हमने देखा ये तो छोटा सा दायरा है, हम सिर्फ कितने लोगों से प्रेम कर पा रहे हैं,
कुछ लोगों से, अपने माँ से, बाप से, बच्चों से, पत्नी से, ये छोटा सा दायरा है, इस दायरे को विस्तृत करते हैं। तब एक नया विचार आया, तो हमने सिविल सोसाइटी बनाई, चर्च बनाया, बाजार बनाया, ये सब बनाए, चर्च और बाजार ये सारे बनाए। तो फिर हमने देखा कि बाजार वगैरह बंद हो गए, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं था। दायरा तो विस्तृत हो गया, लेकिन प्रेम है, यहाँ तो स्वार्थ भरा पड़ा था। बाजार में तो लाभ और क्या चलती है, हानि चलती है, तो स्वार्थ बड़ा पड़ा था। फिर हमने कहा हम इस विचार को भी छोड़ेंगे, तो हमने फिर राष्ट्र राज्य बनाया, जहां लोग भी बहुत रहते थे, आपस में प्रेम भी बहुत था। तो ऐसी राष्ट्रवाद पैदा होता है। बहुत सारे लोग जब आपस में प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत करते हैं, राष्ट्रवाद पैदा होता है। तब राष्ट्र राज्य बना, तो दायरा भी विस्तृत हो गया और प्रेम का भी ज्यादा हो गया। तो हेगल कहता है कि ये देखिए, परिवार से बढ़ते बढ़ते हम कौन से विचार तक आ गए। ये कब पहुंचे? जब हमने परिवार का विचार छोड़ा, उस विचार से अलगाव हुआ, और हम कहां बढ़े? नए विचार की ओर आए। तो इतिहास गति तब करता है जब उसमें विचारों में क्या आता है? अलगाव आता है। हम उनको छोड़ देते हैं, नई चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। हेगल ने तो इसको लिया पॉजिटिव वे में, लेकिन कार्ल मार्क्स ने नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, ये पॉजिटिव थिंक नहीं है, ये कैसी थिंक है? नेगेटिव है। अलगाव पैदा करता है पूंजीवाद, और ये नकारात्मक तत्व है। इससे जो मजदूर है वो अपने समाज से, उत्पाद से, हर चीज से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, दुख पाता है फिर वो। तो अलगाव आगे बढ़ने का कारण नहीं है, बल्कि अलगाव दुख का कारण है, प्रतंत्रता का कारण है, संकटों का कारण है अलगाव। तो कार्ल मार्क्स लेता तो अलगाव किससे है? हेगल से। लेकिन हमने देखा कि हेगल से चीजों को लेने के बाद उन चीजों को या तो उल्टी कर देता है, या क्या कर देता है? सीधी कर देता है। तो ये कहता अलगाव तो मुझे पसंद है, आपका अलगाव का विचार भी, कि एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाएंगे तो अलगाव होगा, लेकिन अलगाव एक सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक विचार है। अब ये अलगाव का वर्णन तो कर दिया हेगल ने, हेगल से ले लिया किसने? मार्क्स ने। उसकी व्याख्या बदल दी उसने, सब तो वो ले लिया, व्याख्या बदल दी। अब ये अलगाव इसने लिख दिया आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों। अब पांडुलिपियां किताब के रूप में छपी नहीं, वो तो एक बॉक्स में बंद हो गई। तो 1923 में जॉर्ज ल्यूकोस ने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। इसको ये नहीं पता था भी कार्ल मार्क्स भी इस मुद्दे पे कुछ लिखे जा चुका है क्या। वो सारे विचार जो उस संदूक खुलने से बाहर निकले थे 1930 के दशक में पेरिस पांडुलिपियों से, वो विचार इससे पहले कहां गए थे? किसके मन में आ गए थे? जॉर्ज ल्यूकोस। जो कहां का था? मुद्दा ये नहीं है कि इसने कार्ल मार्क्स से सीखा, मुद्दा ये कि इसके मौलिक विचार थे, इसने मार्क्सवाद में कुछ और सुधार किया था। तो बाद में पता चला कि जॉर्ज ल्यूकोस की पुस्तक को मिलाया गया 1932 में, जब क्या बाहर आई? पांडुलिपियां। वही विचार है ये तो, ये कि नहीं उससे कितने पहले प्रकट कर चुका है? उस पुस्तक का रूप में आने से पहले लगभग 10 साल पहले या 7-8 साल पहले ये विचार आ चुके थे। अब आप कहते हो तो विचार तो पहले आए थे, हालांकि 1844 में कार्ल मार्क्स अलगाव की चर्चा कर चुका था, लेकिन दुनिया को पता नहीं था। दुनिया तो किसको जानती थी? जॉर्ज ल्यूकोस को। फिर दुनिया को पता चला कैसे विचार और किसने प्रकट किए थे? कार्ल मार्क्स ने खुद ने भी तो प्रकट किए थे, और बाद में पता चला हमें थोड़ा, जब वो किताबें बाहर आई, उसकी पांडुलिपियां बाहर आई तब। तो हमने जॉर्ज ल्यूकोस का क्या किया? हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियस। इसमें काय की चर्चा है? अलगाव। और अलगाव से क्या प्राप्त करनी है? हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो साम्यवाद लाना ही पड़ेगा। अब मैंने कहा था एक और नया स्कूल है, बुडापेस्ट स्कूल। तो मैं बुडापेस्ट राजधानी है कहां की? हंगरी की, बुडापेस्ट। अब बुडापेस्ट हंगरी के ऊपर हुआ क्या? 1956 में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। 1956 में एक बड़ी घटना तो ये हुई थी कि मिस्र ने स्वेज नहर का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये नहर मेरी है, मेरे देश में जा रही है, तो ये किसकी है? मेरी है ये। तो फ्रांस और ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर किस पे हमला कर दिया? ब्रिटेन के नेतृत्व में इजराइल के ऊपर हमला, इस पे मिस्र पे हमला कर दिया था। तो स्वेज नहर का संकट आया था 1956 में। 1956 में ही यूएसएसआर ने एक और गड़बड़ की, सोवियत संघ ने। उसने अपने ही दोस्त किस पे हमला कर दिया था? हंगरी के ऊपर हमला कर दिया था। तो जैसे यूएसएसआर ने हंगरी पे हमला किया, तो वहां यूएसएसआर में भी साम्यवादी लोग और हंगरी में भी
साम्यवादी लोग, क्योंकि पूर्वी यूरोप का देश है हंगरी, और पूर्वी यूरोप में 1990 तक साम्यवादी व्यवस्थाएं थी जो किसके नियंत्रण में चलती थी? रूस के नियंत्रण में, सोवियत संघ के नियंत्रण में चला करती थी। हम जब विश्व कोल्ड वार करेंगे तब इन देशों की चर्चा करेंगे। तो हंगरी एक साम्यवादी देश था, इसी के ऊपर उसके दोस्त ने हमला कर दिया था। तब हंगरी के जो मार्क्सवादी विद्वान थे, इन्होंने किसको आगे बढ़ाया? जार्ज ल्यूकोस को। ये है हमारे देश का, हम तो इसकी बात मानेंगे, हम लेनिन की बात है नहीं मानेंगे, हम स्टालिन की बात है क्यों नहीं मानेंगे बताओ? क्योंकि वो कौन से देश के हैं? सोवियत संघ के, और सोवियत संघ ने किस पे हमला कर दिया है? हंगरी के ऊपर। तो लेनिन स्टालिन तो सोवियत संघ के थे, तो इनकी बात हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर एक नया स्कूल बनाया, कौन सा? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट स्कूल का संबंध फिर उसी से नव है, मार्क्सवाद से। बुडापेस्ट स्कूल ज्यादा प्रभावित प्रेरित किससे है? जार्ज ल्यूकोस नहीं बोला कि मैं बना रहा हूं। बुडापेस्ट के कुछ विद्वान थे, वो बोले हमें लेनिन और स्टालिन पसंद है नहीं है, तो हम अपना नया स्कूल खड़ा करेंगे। हमारा जो प्रेरक होगा वो कौन होगा? जार्ज ल्यूकोस होगा। और फिर इस बुडापेस्ट स्कूल ने वही चर्चाएं की। कौन सी चर्चाएं? मुक्ति की चर्चा। कैसे मुक्ति? अलगाव से मुक्ति। इसी अलगाव से मुक्ति की चर्चा करते हैं नव मार्क्सवादियों का आलोचनात्मक सिद्धांत वाला फ्रैंकफर्ट वाला स्कूल, और इसी की मुक्ति की चर्चा कौन कर रहा है? बुडापेस्ट स्कूल कर रहा है। बुडापेस्ट स्कूल हंगरी में है और फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी में। तो बुडापेस्ट फ्रैंकफर्ट स्कूल है, उस पर प्रभाव है कार्ल मार्क्स का, हेगल का, ग्रामशी का, और इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका है? जार्ज ल्यूकोस का। वो बुडापेस्ट हंगरी का स्कूल है। ये 1956 में है, वो 1922 में आ गए थे वो विद्वान। तो अब इन विद्वानों के कोई बड़े नाम नहीं है कि बुडापेस्ट वालों के। अब वही जार्ज ल्यूकोस भी कैसे मुक्ति दिलवाना चाहता है? अलगाव से। अलगाव से मुक्त होती है, आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, आप में सृजनात्मक स्वतंत्रता आ जाती है, नए नए विचार आते हैं और आप मस्त हो जाते हैं। ये साम्यवाद आने पे होता है अलगाव से मुक्ति। वही कार्ल मार्क्स वाली बातें। तो हमने एक और विचार किया जो अलगाव से मुक्ति की चर्चा करता है। हमने कार्ल मार्क्स को किया, जार्ज ल्यूकोस को किया। इन दोनों की पुस्तकें की। कार्ल मार्क्स की ये फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स की, इसकी हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। अब हम वापस चलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के पास, और कितने विद्वानों की चर्चा करेंगे? 3 विद्वानों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन हेबरमास की चर्चा कर लेते हैं। यूर्गेन हेबरमास, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल का द्वितीय पीढ़ी का विद्वान है। इसके बारे में आपने खूब सुन रखा है कि ये शुरुआत में एज ए स्कॉलर आया था, रिसर्च सहायक था। यूनिवर्सिटीज में एक पोस्ट होती है रिसर्च सहायक की, प्रोफेसर की इनकी आंकड़े वांकड़े इकट्ठी करने में सहायता करते हैं। ये यहां एक प्रोफेसर था थियोडोर एडोर्नो, उनके यहाँ नौकरी किया करता था, उनके यहाँ कागज वागज संभाला करता था, आंकड़े उनकी रिसर्च में सहायता किया करता था हेबरमास। फिर हेबरमास की जो फ्रैंकफर्ट स्कूल की सोशल साइंस चेयर थी, जो नव मार्क्सवाद पे और आलोचनात्मक सिद्धांत पे काम कर रही थी, उस चेयर पर बैठा हुआ था हरखाइमर। हरखाइमर की बिगड़ गई किसके साथ है? हेबरमास साथ। वो बोला हाँ भाई क्या काम करता रहता तुम? चाय ला। बोला चाय लाना नहीं लाएंगे, मैं काम करता हूँ थियोडोर एडोर्नो का रिसर्च सहायक हूँ। वो बोला रिसर्च सहायक है तो इस डिपार्टमेंट का हेड कौन हूँ? ऐसे बिगड़ी दोनों ने, फिर छोड़ के चला गया। फिर वापस आया तो फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो सोशल साइंस की चेयर थी उसका क्या बना था? ये अध्यक्ष बना था। ये हेबरमास बहुत बड़ा नाम है इसका आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्रियों में। हेबरमास की एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, लेजिटिमेसी क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस या लेजिटिमेसी क्राइसिस, ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। वैधता का संकट। वैधता का तात्पर्य है कि कोई भी देश के नागरिक अपने राज्य की बात कितनी मानते हैं, उसको कितना स्वीकार करते हैं, ये होती है वैधता। जब हम मानसिक रूप से राज्य की कानूनों को और आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब हम राज्य को क्या दे रहे हैं? वैधता दे रहे हैं, लेजिटिमेशन दे रहे हैं। इसको हम वैधता कहते हैं। हम 3 चीजें पढ़ते हैं बेसिक रूप से, शक्ति, सत्ता और वैधता पढ़ते हैं। जब कोई भी प्रकार की शक्ति है
उसको हम वैधता दे देते तो क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। तो शक्ति को जब हम वैधता दे देते हैं तब वो सत्ता बनती है, फिर उसके आदेश मानने लगते हैं। तो वैधता होती है किसी भी सत्ता को मन से स्वीकार करना, वैधता होती है। कई बार क्या होती है, अब इंदिरा गांधी के बारे में देखा हमने कि इंदिरा गांधी ने 75 के एंड तक आते आते अपनी क्या खो दी थी? वैधता खो दी थी। लोगों ने उनकी बात मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तब फिर इंदिरा गांधी ने इस देश में क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया था। तो इंदिरा गांधी की वैधता कम हो गई थी। कोई भी सरकार लोग बदलते क्यों है? उसकी वैधता कम हो जाती है। तो वैधता कम हो जाती है तो फिर सरकारें बदल जाती है। तो ये कहता है कि वैधता का संकट आया है, और ये वैधता की संकट का सामना कौन से देशों के संदर्भ में करता है? पूंजीवादी देशों के संदर्भ में करता है। ये कहता है पूंजीवादी देश पे, मैं आपको मूल तत्व बता देता हूं कि इन देशों के सामने संकट आया क्यों है। कि पूंजीवादी देश क्या करते हैं? दो चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। ये पूंजीपतियों को भी खुश रखना चाहते हैं क्योंकि पूंजीवादी देश है। दूसरे, चूंकि यहां लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जीतने के लिए पूंजीपतियों के अकेलों के वोट से काम नहीं चलता। तब इनको और आम आदमी से भी सहयोग कर लेना पड़ता है। आम आदमी से सहयोग लेना पड़ता है। आम आदमी कहते हैं वोट दे काय को आपको, हमारे लिए किया क्या है? तो फिर ये पूंजीवादी देशों की सरकारें उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करने की कोशिश करती है। तो ये पूंजीवादी देशों की सरकारें फंस जाती है किस किस के मध्य? एक तो उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के मध्य, और दूसरी तरफ आम आदमी के मध्य है। जो आम आदमी है उस इसलिए फंस जाती है कि उस देश में क्या है? लोकतंत्र। आपको वोट लेना है तो ये उद्योगपति पूंजीपति आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन वोट इनके पास है क्योंकि संख्या में थोड़े से होते हैं। आम आदमी होते हैं ज्यादा होते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए इनके वोट लेने, तो इनकी बात भी माननी पड़ती है। पूंजीपति कहते हैं कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो और किसको दे रहे हो? आम आदमी के ऊपर खर्चा कर रहे हो। आम आदमी के लिए अच्छा वोट हमसे ले रहे हो और नीतियां किसके लिए बना रहे हो? पूंजीपतियों के लिए बना रहे हो। ऐसे राज्य में दोनों ही वर्ग क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं। दोनों ही सरकार को पसंद है। पूंजीपति कहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, और ये कहता है हमारा ज्यादा से ज्यादा कल्याण करो। तो कल्याण हो कैसे? तो ये दोनों, ये टैक्स नहीं देना चाहते और ये ज्यादा से ज्यादा कल्याण चाहते हैं, तो दोनों ही अपनी सरकार की क्या करते हैं? तो उस राज्य पूंजीवादी देशों के सामने क्या संकट आ जाता है? वैधता का। एक तो ये बोलता है, ये तो एक छोटी बात है। हम तो चूंकि स्वतंत्रता के संबंध में कर रहे हैं, तो ये कहता है कि ये जो उदारवादी देश होते हैं, ये जिस धारा पे उदारवाद पे चलते हैं वो व्यक्ति को क्या मानती है? विवेकशील मानती है, समझदार मानती है। लेकिन ये जो विवेकशीलता है, ये जो हमारी तर्कशीलता होती है, विवेकशीलता तर्कशीलता एक ही होती है। इसको हम एक शब्द और बोलते हैं, तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि का तात्पर्य होता है कि हम अच्छे और बुरे के बारे में सोच पाए, इस बुद्धि को हम तर्क बुद्धि कहते हैं। तो यही विवेकशील बुद्धि होती है। तो उदारवाद के अंदर ये जो तर्कशील और विवेकशील बुद्धि होती है ना, ये एक ही चीज सिखाती है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठे कैसे किए जाए। संसाधन इकट्ठा करना, संसाधन इकट्ठा करना, इट मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा बड़ा घर बनाना, ज्यादा जमीन ले लेना, ज्यादा बैंक बैलेंस खड़े कर लेना, ये सिखाती है। तो आदमी कहां फंसा रहता है? अब मैंने कहा ना, आप देखेंगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हर बार उदाहरण देने को मजबूर हो जाता हूं क्योंकि मैंने इनको नजदीक से देखा है। जुजूदों का आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जुजूदों का आदमी सबसे ज्यादा तर्कशील है, जुजूदों का आदमी सबसे ज्यादा विवेकशील है। ये कभी भी चर्चा करेंगे ना तो सिवाय पैसे के चर्चा नहीं करते। ये हमेशा इसी के मुद्दे के ऊपर, उसने इतना कमा लिया, उसने ये कर लिया, उसने फैक्ट्री खोल ली, वो कलेक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, उसकी इतनी बड़ी कोठी है, हमेशा ही इनका मुद्दा यही होता है। तो अब हुआ क्या? इनकी तर्कशीलता और विवेकशीलता ने इनको सिर्फ क्या सिखाया? संसाधन इकट्ठे की, ज्यादा से ज्यादा हम धन इकट्ठा कैसे कर लें, ज्यादा से ज्यादा भोग कैसे कर लें।
तर्क बुद्धि भोग करना सिखा रही है कहां? उदारवाद में। तो हमारा ध्यान सिर्फ किसकी ओर है? भोग की ओर है। तो ये और कहता है बर्मास कौन सी पुस्तक में? लेजिटिमेशन क्राइसिस में। अब ये ज्यादा से ज्यादा भोग करते हैं ना, हमारी तर्कशीलता विवेकशीलता सिर्फ हमें संसाधन इकट्ठा करना, भौतिक चीजों को इकट्ठा करना, भोग करना, उपभोग करना, यही सिखा रही है। तो हम जो हमारे सामूहिकता के भाव होते हैं, जो कल्याण के जो हमारे अंदर भाव होते हैं, पर सेवा के जो हमारे भाव होते हैं, समाज सेवा के जो भाव होते हैं, सृजनात्मकता के जो भाव होते हैं, अच्छाई के भाव होते हैं, कॉमन गुड के जो भाव होते हैं, वो भाव क्या हो जाते हैं? हमारे गायब हो जाते हैं। हमारी तर्क बुद्धि क्या कहती है? तो किसके बारे में सोच है? स्वयं के बारे में सोच। जो स्वयं के बारे में सोचता है तो कभी भी राज्य के बारे में, देश के बारे में, कि देश गया भाड़ में। अपने पास अगर अपने को कोई 5 किलो सोना दे रहा है तो अपने देश बेचने के लिए तैयार बैठे। तो ऐसे राज्यों को वो लोग स्वीकार ही नहीं करते कि मेरा राज्य है। तभी आपने देखा होगा अमेरिका के लोग अपने झंडे की चड्डी बना लेते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। तो ऐसे राज्यों के सामने कौन सा संकट आता है? वैधता का संकट आता है, ये वाला। क्योंकि वो राज्य को समझते ही नहीं है वो, क्योंकि वो इतने ज्यादा शाणे हो गए हैं कि सिर्फ किसके बारे में जानते हैं? खुद के बारे में। उनके लिए भारत माता कुछ भी नहीं है। अपना स्वार्थ हम कैसे साध पाए, इनके ऊपर उनका पूरा जोर होता है। तो ये क्यों आपने नहीं देखा, ये बमचम्स आते हैं ना, बमचम्स से अमेरिका के झंडे के बमचम्स बनते हैं। मतलब झंडे वाला वही बमचम नहीं जाते, यहाँ तक कि वो हाफ पैंट सी पहन के घूमते हैं वो, है ना, उसको बमचम्स बोलते हैं। उनके झंडे की बनती है क्योंकि अब वो राज्य को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं पहले कौन है? हम हैं, हमारा सुख है, उसके बाद कौन है? हमारा देश है। तो व्यक्ति पहले और देश है। तो राज्य की क्या वैधता कम हो गई। व्यक्ति इतना ज्यादा शान हो गया कि सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो हेबरमास की कौन सी पुस्तक है? लेजिटिमेसी क्राइसिस। व्यक्ति भोगवाद में ऐसा फंस गया है, स्वार्थों में ऐसा फंस गया कि राज्य को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये हमने एक और विचार किया हेबरमास को। ये पुस्तक तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, लेजिटिमेसी क्राइसिस या लेजिटिमेशन क्राइसिस। अब आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। मैं एक और विचार कराता हूं। दरअसल कहना क्या चाह रहा था, मैं आपको करवा रहा हूं हर्बर्ट मार्क्यूजे। ये जो 2-3 पुस्तक है, में से एक पुस्तक जरूर पूछते हैं। आप 2 ही याद कर लो चाहे। एक तो अभी भी हम करके हटे हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस। दूसरी हर्बर्ट मार्क्यूजे की पुस्तक जरूर करनी है। एक आधी पुस्तक आगे और कराऊंगा मैं, 1 डायमेंशनल मैन। एक दृष्टि वाला आदमी या एक विमीय आदमी या एक आयाम वाला व्यक्ति। एक आयाम वाला व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा। डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशनल होता है दृष्टि। आपने कभी तांगे में चलता हुआ घोड़ा देखा है क्या? उसके क्या माना जाता है? ऐसे आगे आंखों के आगे से, ताकि वो सीधा कहां देखता है? सिर्फ सामने देखता है और कहीं वो देख नहीं पाता। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे आयाम, हमारी दृष्टि या हमारा विम्य है, वो क्या निश्चित कर दिया गया है। आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर दृष्टि गड़ाई रखते, इसको गिद्ध दृष्टि कर लो। आपके जो विचारों की व्यापकता थी ना, वो समाप्त हो जाती है और आपकी दृष्टि क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है, एक ही तरफ हो जाती है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि होता क्या है? ये कहता है कि ये जो आधुनिक समाज आए हैं, इस आधुनिक समाज में तकनीक आई है, इस आधुनिक समाज में संचार आया है। अब तकनीक, संचार की तकनीक भी हो सकती है और तकनीक अलग भी हो सकती है और संचार अलग भी हो सकता है। संचार का तात्पर्य ये होता है कि भांति भांति का क्या आ गया है? मीडिया आ गया है। ऐसा कर लेते हैं, जब पुस्तक लिखी गई थी तो टीवी आ गया था, उस टाइम तक रेडियो आ गया था, उस टाइम तक मैगजीन आ गई थी और उस टाइम तक अखबार तो थे ही थे। ये तो बहुत पुराने हैं, 1960 के दशक में लिखी गई पुस्तक। तो ये मीडिया आ गया था। दूसरा, तकनीक आ गई थी भांति भांति की, हर चीज बनाने की तकनीक। आप ब्रेड बनाओ, बटर बनाओ,
कार बनाओ, जीप बनाओ, जूते बनाओ, चश्मा बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई थी जो उपभोक्ता चीजों का प्रोडक्शन करती है, जो हमारे भोग में काम आती है। अब ये मीडिया क्या करता है? मीडिया विज्ञापन ठोकता है बार बार, मीडिया खबरें लेके आता है, वो खबरें हमारे दिमाग पे क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है। क्यों देते हैं बताओ? ये जो टाटा वाले हैं या रिलायंस के लोग हैं या फिर अपने यहाँ पड़ोस में वो जो कोचिंग वाले गुरुजी हैं, वो क्यों देते हैं बार बार विज्ञापन? ताकि आप उन चीजों को खरीद सके। चलो वो तो एसेंशियल चीज है, कोचिंग वाला ऐड तो बार बार आपको जूतों के, चश्मों के, ये विज्ञापन प्रोडक्ट जो जिन चीजों का भोग करते हैं वो चीजें क्यों दिखाई जाती है बार बार? ताकि आपके दिमाग में क्या कर ले? वो कब्जा कर ले। कब्जा करते ही जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजें भी हमारे लिए क्या लगने लगती है? एसेंशियल लगने लगती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे घरों के अंदर है ना, ये जो एक ओवन है उसकी वास्तव में जरूरत है नहीं, 2 मिनट लगते हैं कि आप कहाँ गर्म कर लो उसको, लेकिन बार बार ओवन का ऐड दिखा के हमारे लिए वो क्या बना दिया जाता है? जरूरी बना दिया जाता है। तो मीडिया क्या करता है? फिर हम क्या सोचते हैं कि क्या चीज जरूरी है कि एक तरफ है ना अपन एक अच्छी सी पुस्तक खरीदे और दूसरी तरफ ओवन खरीदे, तो क्या कहते? नहीं नहीं सणो किताबें गोली मारोगे। हाँ ए थारी किताब है नहीं, मैंने कहा कई बारी आज बाढ़ दूंगी कदी कह, फिर ओवन ले आके दूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो दिमाग पे किसने कब्जा कर लिया? मीडिया आपको बार बार विज्ञापन दिखा के। सोशल मीडिया क्या करता है बताओ? यही करता है, ये बार बार है ना बच्चों को मैगी दिखाता है ना, तो बच्चे कहते हैं हम रोटी नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? मैगी खाएंगे। ये आप में भोग पैदा करता है। अब वास्तविक जो आनंद है ना, ये कभी नहीं कहता कि थे थर दादा दादी कन बैठो बाग कहानियां सुनो, कभी नहीं कहता। ये आएगा आज अंबानी दूसरे नंबर से कौन से नंबर पे, कभी ये नहीं कहता कि कितने किसान ठंड में मर गए थे, कितने किसान अब खेतों में पानी देते हुए शहीद हो गए हैं काम करते करते, कहीं चर्चा नहीं आती। ये किसका प्रभाव है? मीडिया। आप अपने भतीजों का नाम, भाई भतीजों का नाम याद, उसके बच्चे याद कर रहे हैं आप, है ना? क्यों भाई? अब हुआ क्या, इस संसार ने हमारे मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया ना, तो हमारी जो अलग अलग चीजें पैदा करनी, समाज में जो प्रेम के भाव पैदा होने थे, गरीबों के प्रति जो भाव पैदा होने थे, समाज सेवा के भाव पैदा होने थे, वो सारे भाव खत्म हो गए। हमारे दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है कि सुख तब मिलेगा जब हम एक बड़ी सी गाड़ी ले आएंगे और उसकी छत खुली हुई होनी चाहिए, वो है सुख। ठीक है, सुख तब मिलेगा जब हमारे पास कम से कम 5,000 रुपए जोड़ी वाले क्या पहने, हम जूते पहने, तब हम फला उस कंपनी का क्या पहनेंगे, चश्मा। जब हमारे इतना बड़ा घर हो जिसमें कम से कम 4 हो, तब हमारे पास इतना बड़ा एक कुत्ता होगा। तो सुख का आधार माँ बाप नहीं है, सुख का आधार हमारे पड़ोसी नहीं है, सुख का आधार अब हमारी सामूहिकता नहीं है, सुख का आधार हमारे रिश्तेदार नहीं है, सुख का आधार क्या हो गए हैं? अब मैं आपको फिर बताऊं होता क्या, हम सुख कैसे ढूंढते हैं। मैं गोपालपुरा मोड़ के ऊपर कमरा लेके रहा करता था, तो दोपहर को वो वहां बहुत बड़े अफसर थे, उनके यहाँ कोई गांव से आ गया तो उसने खटखटाया गेट। उन्होंने उस भरी दोपहरी में, जबकि वो मई जून का महीना था, गेट नहीं खोला। ठीक है, और थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी बॉय आया उनके यहाँ पिज्जा लेके, फट से क्या खोल दिया, गेट खोल दिया। तो ये है क्या? ये हमारे अंदर भोगवाद है। हमारी जो अच्छाइयां थी ना, वो किसने खत्म कर दी? इसे मीडिया ने। हम तो दूसरों के लिए काम करते थे। ये कौन कह रहा है? हर्बर्ट मार्क्यूजी। अब हम सब कुछ चीजों को दांव के ऊपर लगा के, अपनी अच्छाइयों को, माँ बाप की सेवा को, सबको दांव के ऊपर लगा के, परिवार को छोड़ के, और सिर्फ क्या कमाने में लगे हुए? संसाधन कमाने में और संसाधनों का भोग करने में लगे हुए। यहाँ सुख ढूंढ रहे, संसाधन के भोग में ढूंढ रहे हम कि कैसे सुख मिले। तो ये कहता है कि हम हैं क्या? हम वो पंछी हैं जिनको कहाँ बंद हो गए हैं? सोने के पिंजरे में। और वो भूल गए हैं कि मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद है क्या होता है। उनको लगता है कि आनंद कहाँ है, कि पिंजरा होना चाहिए। पिंजरा नहीं, काय का पिंजरा? सोने का पिंजरा। तो हम ना भोगवादी हो गए बहुत ज्यादा। तो हम अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्या है? परतंत्र है। किस चीज के? हाँ, एक दिन मैं आपको कहानी सुनाई थी क्या, कि व्यक्ति बोला कि मैं सभ्य हो गया हूं।
छोटी सी कहानी है, 1 मिनट सुनो। सभ्य हो गया हूँ, आदमी बोला मैं सभ्य हो गया हूँ। ये तो क्या सभ्य हो गया है कि अब है ना, गेहूं जो जंगली हुआ करती थी मैंने उसको कब्जे में ले लिया, गेहूं को कब्जे में ले लिया। गेहूं को कैसे कब्जे में ले लिया कि अब मैं जब चाहूं ना तब गेहूं को बोता हूं, और जब वो पक जाती है उसको काट लेता हूं। अब गेहूं मेरी है, मेरे अकॉर्डिंग चलती है। तो दूसरा समझदार आदमी बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, गेहूं अपने कब्जे में नहीं है। अपन किसके कब्जे में आ गए? गेहूं। गेहूं अपने को आदेश देती है कि अच्छा मेरे बोने का टाइम हो गया, चलो जमीन सीधी करो। तो हम फिर क्या करते हैं? जमीन सीधी करते हैं। फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसी इस जमीन में नहीं हूँ, सीधे करने से काम नहीं चलेगा, इसमें गोबर डालो। तो जो आदमी कभी गायों के पशुओं के गोबर के हाथ नहीं लगाता था, वो क्या करता है? गोबर उठाता है, उस जमीन में डालता है। किसके लिए? गेहूं के कहने के ऊपर। फिर वो गेहूं कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसमें पानी और लगा। तो वो क्या करता है? फिर वो कहती है कि नहीं नहीं खरगोश आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो मेरी रात को क्या कर? रखवाली कर। फिर रखवाली करता है। फिर कहती है मैं पक गई हूं तो काट मुझे। तो आदमी काय में लगा रहता है? 6 महीने तक किसकी सेवा में लगा रहता है? गेहूं की सेवा में। तो गेहूं आदमी की गुलाम है, आदमी गेहूं का गुलाम। अब हम कह दें हम लगे रहते हैं, ये हर्बर्ट मार्क्यूज, हालांकि मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं भी तो ऐसा ही हूं, मैं तो गुलाम हूं। हम लगे रहते हैं कि एक गाड़ी लाएंगे, ठीक है, तो हम दिन रात मेहनत करते हैं कि इतने लाख की गाड़ी लाएंगे। अब हम सब कुछ भूल चुके हैं, बच्चों को, परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने माँ बाप को, अपने सुखों को, पढ़ाई को। एक बार कुछ कोई आनंद नहीं है, सारे आनंद एक बार ब्लॉक कर दो, और फिर हम इतना पैसा कमाएं ताकि क्या ले आए? गाड़ी ले आए। अब जैसे ही गाड़ी आ जाती है, फिर एक और अच्छी नई इच्छा पैदा हो जाती है कि अब ये है तो घर ले लेते हैं। तो ताज जिंदगी हम अपने सारे सुखों को छोड़ते हुए सिर्फ किसके पीछे लगे रहते हैं? भोगवादी चीजों के पीछे लगे रहते हैं। ये कौन कह रहा है? हर्बर्ट। बहुत ही हमारी डायमेंशन निश्चित हो गई है कि हमें सिर्फ कैसी चीजें बनानी है? भोगवादी चीजों ही हमारे जीवन का आधार हो गई है, और बाकी जो सामाजिक कल्याण के और कॉमन गुड वाली बातें थी हम गायब कर दी हमने। तो ये था हर्बर्ट मार्क्यूज। तो कुल मिला के हम स्वतंत्र कब होंगे आप बताओ? जब हम इस भोगवादी मानसिकता से बाहर आएंगे। पूंजीवाद हमारे अंदर क्या बढ़ाता है? क्योंकि पूंजीपतियों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो बार बार वो विज्ञापन करते हैं ताकि हम उनको खरीदें, उनको लाभ है ज्यादा हो। तो हम स्वायत्त नहीं है, बल्कि हम उन पूंजीपतियों के क्या है? गुलाम है। भले ये मजदूर नहीं है, मजदूर होते तो सीधे गुलाम होते, हम उपभोक्ता हैं, फिर भी क्या है? उनके गुलाम है। वो कहते हैं वो चीजें हमें खरीदनी पड़ती है, और हम पूरी जिंदगी उनके लिए कमाते रहते हैं। ऐसी चर्चाएं ना जीनपाल सार्त्री बड़ी जोरदार ऐसी चर्चाएं करता है। अब हम चलते हैं और हम चर्चा करेंगे अब एरिक फ्रोम की। एरिक फ्रोम बिल्कुल सिंपल सा यही बात है एरिक फ्रोम की है। मुद्दा तो मुक्ति तो होना है, भोगवाद से मुक्ति प्राप्त करनी है। एरिक फ्रोम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, पलायन। हम अपनी फ्रीडम से क्या हो गए हैं? हमारा पलायन हो गया है, क्योंकि हम गुलाम हो गए हैं वस्तुओं के, प्रोडक्ट के गुलाम हो गए, हम कमोडिटी के गुलाम हो गए। तो हम स्वतंत्र नहीं है। एक है फियर ऑफ फ्रीडम, ये इसकी पुस्तक है, बहुत मजेदार सी, याद रह जाए तो ठीक है, कोई नहीं। फियर ऑफ फ्रीडम, एरिक फ्रोम। क्योंकि फ्रीडम है तो फ्रीडम की तो पुस्तक है इसकी दोनों, देखो इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये कहता है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति ज्यादा भोगवादी होता जा रहा है। इस भोगवाद की वजह से वो काय से कट गया है? समाज से कट गया है। तो अब उसमें क्या क्या है? नैतिक अकेलापन आ गया है। और ये नैतिक अकेलापन है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो जब हम जवान होते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हम और उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमारे फिर एक रोग पैदा करता है, क्योंकि हमें लगता है हमारा कोई भी नहीं है। आप खुद देख लो, आने वाले ये जो ना, ये बड़े बड़े ये जो बिल्डिंगें पाई जाती है, 50-50 माले की बिल्डिंगें, इनमें सबसे बड़ा संकट क्या मिलेगा? ये नैतिक अकेलापन मिलेगा। यहाँ ना बुढ़े बुढ़िया खांसते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। वो बहुत ही डर लगता है उनको अपनी आगामी जिंदगी से, वो एक ही चाहते हैं। अब मेरे ना एक वहां पड़ोसी थे, हमारे यहाँ चकबंदी है। चकबंदी का तात्पर्य जमीनों को इकट्ठा किया जाता है, तो क्या किया जाता है? उसको चकबंदी की, ताकि ना किसान 4 खेतों के बजाय कितने खेत में जाए, इसको चकबंदी बोलते हैं। तो एक चक था पास में, वहां से वो हमारे खेत पड़ोसी हैं, शेखावत है, वो आए
तो मैंने कहा आपके अंकल आनंद होगा, पहले की बात है, अब तो मैं थोड़े मुद्दों को समझ गया, पहले नहीं समझता था। वो बेटा कैसे? मैं को आपका बेटा है ना अमेरिका में डॉक्टर है। कि बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा अमेरिका में क्या हो, डॉक्टर। मेरी तो इच्छा है कि आज उसकी नौकरी छूट जाए, वापस कहाँ जाए, कि उसके डॉक्टरी का और उसके पैसे का हम चाटें क्या। ये तेरी जो चाची है ये बीमार रहती है, मैं हो गया हूँ बूढ़ा, हमारे पास कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है, हम मर जाएंगे तो हमें पूछने वाला नहीं। बेटा आएगा 12 करके सामान सुमान बेच के वापस कहाँ भाग जाएगा। तो हमें लगता है वो हमारा बेटा है ही नहीं। तो उस व्यक्ति में क्या था? नैतिक अकेलापन था। और वो धीरे धीरे ऐसे लोग काय के शिकार हो जाते? शिंजोफ्रेनिया के। शिंजोफ्रेनिया तो अभी मैंने पीछे भी देखा, ये रोग होता है एक शिंजोफ्रेनिया। इनको ये लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, डर लगता है अकेले रहने से, फिर ना वो उनको दवाइयां चलती है फिर उनकी, वो शिंजोफ्रेनिया होता है। ये नैतिक अकेलापन, शिंजोफ्रेनिया, ये सब किसकी चर्चा कौन करता है? एरिक फ्रोम। एरिक फ्रोम मतलब बड़ी जोरदार बात बोलता है, जिसको हम कहते हैं ना कि हमें ना उन चीजों से सुखी नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि हम उन चीजों को लेकर दुखी है जो हमारे पास है नहीं है। तो हमारे पास है ना, उनका हम आनंद नहीं उठाते, हम तो सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है ना उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। तो हम बोलते हैं सुखी प्राणी नहीं है, बल्कि और खुद की मानसिकता की वजह से हम दुखी होते जाते हैं। ये एरिक फ्रोम कहता है। तो खैर वही भोगवाद, पूंजीवाद, वही नैतिक अकेलापन, वही आ गया अलगाववाद कह दो। नैतिक रूप से क्या हो गए हम? अलग हो गए, किसी से जुड़ते ही नहीं है हम बिल्कुल सेपरेट हो गए, हमारी कल्चर बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। जब क्या आए? फ्लैट आए तो, है ना। तो जो फ्लैट्स में रहते हैं उनकी कल्चर क्या होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। एरिक फ्रोम। मैंने आपको मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दोनों करवाई। क्वेश्चन आता है पेरिस पांडुलिपियां, 4 प्रकार का कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित किया गया अलगाव, उत्पाद से, प्रकृति से, समूह से और स्वयं से, 4 प्रकार का अलगाव। फिर हमने आगे बढ़ा तो मैंने आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल करवाया, आलोचनात्मक सिद्धांत करवाया, कैसे बना इसलिए मैंने करवाया। फिर मैंने आपको हेबरमास की एक पुस्तक कराई, लेजिटिमेसी क्राइसिस कराई। जब राज्य करेंगे तब एक बार और कर लेंगे इसको। फिर मैंने सबसे अच्छी कराई आपको वन डायमेंशनल मैन, एक विमीय, कैसे हम गुलाम हो गए हैं भोगवादी चीजों के, कैसे वस्तु और कमोडिटी के गुलाम हो गए, कैसे हम जूतों के, कारों के, कपड़ों के गुलाम हो गए। हमने चर्चा की हर्बर्ट मार्क्यूजे की, और अंत में नैतिक अकेलापन और शिंजोफ्रेनिया को लेकर चर्चा की हमने एरिक फ्रोम की। अब ये तो मुख्य विचारक हो गए। अब है ना कुछ से नए विचारकों को लेके और मुद्दे की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसे विचारकों में चर्चा करूंगा, डेविड मिलर की, मैं आपसे चर्चा करूंगा विल किमलिका की, मैं आपसे चर्चा करूंगा क्विंटन स्किनर की। ये क्या कहते हैं? मैं आपसे चर्चा, बड़ी मजेदार चर्चा करेंगे आज ही अपन। पहले इन 3 की कर लेते हैं, फिर 3 की और चर्चा करेंगे, जिनमें से एक सवाल जरूर आता है। हन्ना आरेंट और फ्रांज फैनन और हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन, उनकी चर्चा करें। इनसे पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने क्या है, स्वतंत्रता को कई प्रकार से बांटा है इन्होंने, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो ये प्रकार के चक्कर को लेकर इसकी चर्चा अपने को करनी पड़ेगी। और इनके साथ साथ एक उसकी और चर्चा कर लेते हैं, हेनरी, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, चलो जो भी ऐसा सा नाम है इसका, फ्रांस का ये हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। ये ना स्वतंत्रता, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, हेनरी बेंजामिन को पहले कर लेते हैं। हेनरी बेंजामिन कहता है स्वतंत्रताएं 2 प्रकार की है। एक तो क्लासिकल है, पुराने वाली है, ओल्ड बोल दो, पुराने वाली बोल दो। एक है मॉडर्न। स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताता है, एक तो पुरानी या पूर्वजों वाली या पुरानी या क्लासिकल, और एक होती है आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक स्वतंत्रता। अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया
इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दोहराऊंगा। मैं स्वतंत्रता दो प्रकार की है। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी कौन बोला? इजाया बर्लिन बोला। एक होती है अवसर की स्वतंत्रता और एक होती है एक्सरसाइज की स्वतंत्रता। चार्ल्स टेलर, याद आ गया? अवसर वाली और प्रयोग करना, अवसरों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता। दो प्रकार बताए थे हमें चार्ल्स टेलर ने, बहुत संस्कृतिवादी था, उसने बताए थे। हेनरी बेंजामिन कहता है एक होती है पुरानी स्वतंत्रता और एक होती है मॉडर्न या नई स्वतंत्रता, आधुनिक स्वतंत्रता। ये कहता है पुरानी स्वतंत्रता का तात्पर्य हुआ करता था जिसका तात्पर्य अरस्तु लगाता है। यहां आप स्वतंत्र थे कौन सी गतिविधियों में भाग लेने के लिए? सार्वजनिक गतिविधियों में। तो सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने, कॉमन गुड के बारे में सोचने, सद्गुणी होने के जो चीजें थी वो कौन सी थी? पुरानी। अरस्तु क्या कहता है? कौन होता है नागरिक जो स्वतंत्र होता है कौन सी गतिविधियों में भाग लेने के लिए? सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए। सार्वजनिक गतिविधियां, कानून बनाने की गतिविधियां, न्याय करने की गतिविधियां, समाज कल्याण की जो गतिविधियां होती है उसमें जो भाग ले सकता है वो होता है नागरिक। तो वो स्वतंत्र होता है इस हिसाब से। तो ये है पूर्वजों या पुरानी जो स्वतंत्रता थी उसमें स्वतंत्रता का तात्पर्य लगाया जाता था सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना। आधुनिक वाली है ये कहता नहीं नहीं, इसका तात्पर्य होता है भांति भांति के अधिकार, इसका तात्पर्य होता है हस्तक्षेप, इसका तात्पर्य होता है कैसी स्वतंत्रता? नकारात्मक स्वतंत्रता। अधिकार के रूप में, हस्तक्षेप के रूप में, अधिकार रक्षा के रूप में, ये आधुनिक स्वतंत्रता है। अब ये दोनों में फर्क है। ये जो पुराने वाले लोग हैं ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र हम तब होंगे जब हम सबके लिए सोच पाएंगे, सर्व कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए भाग लेंगे, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेंगे। तो यहां आपको अपने कर्तव्यों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। एक नागरिक को कहता है अरस्तु पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सार्वजनिक रूप से सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए ताकि वो सबका कल्याण हो सके, उसका खुद का भी कल्याण हो सके, वो सद्गुणी हो सके, अच्छी चीजों को सीख सके। तो ये तो है ना, ऐसी स्वतंत्रता है। ये किसको बढ़ावा देती है? समुदायवाद को, कॉमन गुड को बढ़ावा देती है, समुदायवाद को बढ़ावा देती है, सबके कल्याण को बढ़ावा देती है। ये कौन सी है? आधुनिक। यहां स्वतंत्रता का तात्पर्य मुझे भांति भांति के अधिकार है, मुझे कोई भी मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी मेरे मामले में बाधा खड़ी नहीं करेगा, मैं चाहूं जो करूं। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि यहां कॉमन गुड नहीं है बल्कि व्यक्तिवाद हावी है, या तो इंडिविजुअल गुड है। तो वो आधुनिक युग की जो स्वतंत्रता है वो कॉमन गुड की बजाय इंडिविजुअल गुड पे बढ़ दे दिए कि कोई भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे स्वतंत्रता। तो हमने देखा आधुनिक युग का उदारवादियों वाली स्वतंत्रता है ये। तो पुरानी स्वतंत्रता है वो समुदायवाद है, कर्तव्य पे आधारित है, सार्वजनिक गतिविधियों वाली है। और आधुनिक है वो बाधाओं के अभाव के रूप में मानती है कि आपके सामने कोई बाधा नहीं है, आप फुल स्वतंत्र हो, कोई आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करा, तो मामला संपत्ति का हो या हस्तक्षेप का है। तो कुल मिला के नकारात्मक वाली जो हमने प्रक्रियात्मक स्वतंत्रताएं की थी उनको ये हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट क्या बोलता है? आधुनिक बोलता है। अब बिल्कुल आपके प्रक्रियात्मक याद आ रही है क्या? उसमें दो ही काम होते हैं, आपके पास विकल्प होते हैं और विकल्प चयन की स्वतंत्रता होती है। इसी की हमने चर्चा की थी जब हमने चर्चा की थी जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा करता है, जिसमें आपके सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति बाधा खड़ी नहीं कर सकता। तो वो ये वाली है स्वतंत्रता, उसको आधुनिक स्वतंत्रता बोलते हैं। तो इसमें कर्तव्य नहीं होते बल्कि इसमें क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। आप कहते हैं ये है मेरी स्वतंत्रता, कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा। ये हो गया हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। अब हम चर्चा करेंगे डेविड मिलर की, विल किमलिका और क्विंटन स्किनर की। इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तीनों को लिख लेते हैं, तीनों की स्वतंत्रताएं लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूं। एक है डेविड मिलर।
डेविड मिलर कहता है स्वतंत्रता तीन प्रकार की होती है। एक होती है गणतंत्रवादी, एक होती है उदारवादी और एक होती है आदर्शवादी। तीन प्रकार की विचारधाराएं, ऐसा मान लो। गणतंत्रवादी स्वतंत्रता, गणतंत्र में क्या होता है आप बताओ? ऐसी स्वतंत्रता कहीं नजर आ रही है क्या आपको? प्राचीन रोम में इसी प्रकार की स्वतंत्रता थी। लोग सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी किया करते थे। गणतंत्र में यही तो होता है। गणतंत्र किसका होता है? जिसमें लोग अपने शासन के कार्य खुद करते हैं। सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना ही क्या कहलाता है? गणतंत्र की विशेषता होती है। तो ये है गणतंत्रवादी स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति शासन कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अब राजतंत्र आता है तो बताओ ऐसी स्वतंत्रता रहती है क्या? क्या राजतंत्र में आप सार्वजनिक गतिविधियों में, शासन की गतिविधियों में भाग ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते। ये सिर्फ किसकी विशेषता है? गणतंत्र की विशेषता है। गणतंत्र में जनता खुद शासन के कार्यों में भागीदारी करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ये गणतंत्रवादी स्वतंत्रता। उदारवादी स्वतंत्रता, आपके सामने कोई बाधा नहीं है। आप कितनी संपत्ति कमाओ, कैसे विचार अभिव्यक्त करो, ये अधिकार के रूप में पाई जाती है। ये होती है किस रूप में? सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी के रूप में। ये होती है बाधा के अभाव के रूप में। उदारवादी, आपके सामने कोई बाधा नहीं खड़ी की जाएगी। ये होती है आदर्शवादी। ये कैसी स्वतंत्रता होती है? नैतिक स्वतंत्रता। आप अपनी अंतरात्मा के हिसाब से शुद्ध हो जाएं, अच्छे काम करें, औरों के बारे में भी सोचें। नैतिक स्वतंत्रता, अच्छा करने की, दूसरों की भलाई, अंतःकरण शुद्ध होता है आपका, इसके अंदर आपकी आत्मा शुद्ध होती है। ये आदर्शवादी स्वतंत्रता है। हमने कांट की थी, बताओ कौन सी स्वतंत्रता थी? संकल्प की स्वतंत्रता। ये कौन सी स्वतंत्रता है? आदर्शवादी, कुछ अच्छा करने की स्वतंत्रता, नैतिक बनने की स्वतंत्रता। तो डेविड मिलर ने तीन प्रकार की स्वतंत्रता बताई, गणतंत्रवादी, उदारवादी और आदर्शवादी। अब हम चर्चा करते हैं विल किमलिका की। विल किमलिका के एक आधा क्वेश्चन आजकल आना शुरू हो गया। विल किमलिका मूलतः बहुसंस्कृतिवादी है और कनाडा का रहने वाला है। इसकी पुस्तकें हिंदी में भी उपलब्ध है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी के नाम से इसकी पुस्तकें मिलती है। वो दिल्ली के एक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सी कॉलेज, उन्होंने इसका अनुवाद कर रखा है विल किमलिका की पुस्तक का। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी, समकालीन राजनीतिक दर्शन। किताब भले ही याद मत करना, याद हो जाए तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। विल किमलिका कहता है तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रयोजनवादी स्वतंत्रता, एक होती है उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता, उद्देश्य पूर्वक स्वतंत्रता, और एक होती है तटस्थ स्वतंत्रता। ये तीन प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रयोजनवादी स्वतंत्रता, प्रयोजनवादी होते हैं उपयोगितावादी। वो कहते हैं हर एक चीज का प्रयोजन एक ही होता है, वो होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगर कोई स्वतंत्रता इस नियम पे खरी उतर रही है, कौन सी के ऊपर? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के ऊपर, तो वो स्वतंत्रता मान्य है, वरना वो स्वतंत्रता मान्य है। तो स्वतंत्रता जुड़ी हुई किससे है? प्रयोजन से। और प्रयोजन फिक्स है। प्रयोजन को बोलते हैं, ऐसे टेलियोलॉजी होती है, ये टेलोस फिक्स है। प्रयोजन उद्देश्य नहीं होते, प्रयोजन अलग चीज, उद्देश्य अलग होगा। प्रयोजन होता है कि हम चाहते क्या है, ये है प्रयोजन। टेलियोलॉजी के तहत इसको पढ़ते हैं प्रयोजनवाद। और ये जो उपयोगितावादी होते हैं, बेंथम और मिल जैसे लोग, डेविड ह्यूम जैसे लोग, ये इस पे बल देते हैं कि हर एक कानून का, हर एक संस्था का एक प्रयोजन होता है। प्रयोजन होता क्या है बताओ? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित करना। तो आप स्वतंत्रता को किस प्रयोजन के अकॉर्डिंग करेंगे? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको हम कौन सी स्वतंत्रता बोलेंगे? प्रयोजनवादी। तो प्रयोजनवादी स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? उपयोगितावादी। उपयोगितावादी कहते हैं स्वतंत्रता तभी तक मान्य है जब तक वो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करती है। फिर आगे कौन सी? ऐसी इसी से मिलती जुलती है
कि अगर स्वतंत्रता आपके क्या पूरी कर रही है, उद्देश्य पूरे कर रही है, आपका पर्पस पूरा कर रही है, तो ये पर्पसिव है, तो वो स्वतंत्रता है, वरना वो स्वतंत्रता मान्य नहीं है। आपकी कोई भी प्रकार की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की है, अवसर की है, या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता अगर आपके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही है तो वो स्वतंत्रता मान्य नहीं है। तो स्वतंत्रता को आप किससे जोड़ के देखें? उद्देश्य से जोड़ के देखें। उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तो स्वतंत्रता मान्य है, वरना मान्य नहीं है। फिर आ गई तटस्थ स्वतंत्रता। इसमें न तो कोई प्रयोजन है, न ही कोई उद्देश्य है। इसमें एक व्यक्ति कहता है कि तू तेरी जगह स्वतंत्र है और मैं मेरी जगह स्वतंत्र हूं, मैं जिन स्वतंत्रताओं को उपभोग करूंगा उसकी वजह से तेरी स्वतंत्रता में बाधा पैदा नहीं होगी। तो व्यक्ति कितना स्वतंत्र है बताओ? जब तक वो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा पैदा नहीं करता। तो आप कितनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर पाते हैं? जितने आप तटस्थ होते हैं। जितने आप तटस्थ होंगे तो दूसरे उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रताओं का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। फिर वो भी सोचते हैं कि मेरी स्वतंत्रता सामने वाले के पास क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? बाधा। तो आप भी उतने ज्यादा स्वतंत्र होंगे। तो यहां आप क्या हो जाते हैं? तटस्थ हो जाते हैं। आप दूसरों अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से दूसरों की स्वतंत्रताओं में बाधा पैदा नहीं करते। अब फिर चलते हैं, छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि आप कहें कि अब मुझे ना सिगरेट पीने की क्या है? स्वतंत्रता है, मैं तो पीऊंगा। आप अगर सिगरेट पिएंगे तो उससे जो आपके आसपास बैठे हैं उनकी जो स्वच्छ से शुद्ध सांस लेने की स्वतंत्रता है वो क्या होगी? बाधित हो। दूसरे कहेंगे कि हम अब तेज आवाज में रेडियो चलाएंगे, उस रेडियो पे गालियां देंगे। आप कहते ऐसा मत करो। वो बोले क्यों? क्योंकि इससे मेरी जो आराम से नींद लेने की स्वतंत्रता वो क्या होती है? बाधित होती है। तो बोला तुम भी तो सिगरेट पी रहा था। तो आप क्या हो जाएं? तटस्थ हो जाएं। दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है तो आप सब पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। दिक्कत तब आती है जब कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी स्वतंत्रताओं की वजह से दूसरे की स्वतंत्रताओं में क्या पैदा करते हैं? बाधा पैदा करते हैं। तो आप क्या हो जाएं? तटस्थ हो जाएं। तो उतनी ज्यादा जितने आप ज्यादा तटस्थ होंगे, ज्यादा मतलब एक के तटस्थ होने काम नहीं चलेगा। किसको होना पड़ेगा? सबको होना पड़ेगा। फिर देखिए सारे लोग स्वतंत्रता को हर चीज का आनंद उठा पाते हैं। ये तटस्थ स्वतंत्रता है। विल किमली का कितने प्रकार के? प्रयोजनवादी, उद्देश्यपूर्ण और तटस्थ स्वतंत्रता। फिर हम एक और चर्चा करते हैं, क्विंटन स्किनर की चर्चा करते हैं। क्विंटन स्किनर की चर्चा करते हैं। प्रयोजनवादी किसकी स्वतंत्रता है बताओ? उपयोगितावादियों की। अब हम क्विंटन स्किनर पे, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो बंटवारा है ना प्रयोजनवादी उद्देश्य तटस्थ किसने किया है? विल्किमलिका ने। या कहेंगे विल्किमलिका ने ना 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी, निम्नलिखित इसमें कौन सी उसकी नहीं है? या तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं दे के ना इनके एक ही लाइन में लिखे, अब इनका मिलान करो आपस में, कौन सी स्वतंत्रताएं किसने बताई है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपन क्विंटन स्किनर की चर्चा करें। क्विंटन स्किनर है संदर्भवादी। संदर्भवादियों का संबंध है कैम्ब्रिज स्कूल से। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। कैम्ब्रिज स्कूल, पहले तो ये देखें कि कैम्ब्रिज है कहां। कैम्ब्रिज ब्रिटेन में। ब्रिटेन के इस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संदर्भवाद का विकास हुआ। कॉन्टेक्स्टुअलिज्म बोलते हैं इसको। संदर्भवादी ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी विचारक के विचारों को समझना चाहते हैं तो आपको तात्कालिक संदर्भ समझने होंगे। आखिर क्यों विरोध किया प्लेटो ने लोकतंत्र का? आखिर क्यों प्लेटो ने समर्थन किया फिलोसोफर किंग का? आखिर क्यों प्लेटो ने समर्थन किया साम्यवाद का? कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध क्यों किया? होब्स ने सिर्फ एक ही प्रकार की स्वतंत्रता क्यों बताई और प्रकार की स्वतंत्रताएं क्यों नहीं बताई? उसने सिर्फ जीवन रक्षा का अधिकार बताया और कोई अधिकार
लोक ने संपत्ति के अधिकार पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया? तब हमें तात्कालिक परिस्थितियों को समझना होगा। होब्स ने एक ही अधिकार के ऊपर बल दिया, जीवन का अधिकार। तो अब तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हैं। उस टाइम ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था, तो सबसे ज्यादा गृह युद्ध में जरूरी चीज होती है वो क्या होती है? जीवन होता है, क्योंकि किसी का भी जीवन सुरक्षित है। तो गृह युद्ध में सारे एक दूसरे को मारते हैं, तो उस टाइम उसको ये लगा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा होना चाहिए। तो हम ये कब समझा कि इसने एक ही प्रकार का अधिकार क्यों बताया? तब समझा जब हम तात्कालिक संदर्भों में गए। मैकियावेली के विचार ऐसे क्यों है, कौटिल्य के विचार ऐसे ही क्यों है? क्योंकि तात्कालिक रूप में कौटिल्य जब आया था तो देश को ऐसे विचारों की जरूरत थी, एक साम्राज्य निर्माण की जरूरत थी। साम्राज्य निर्माण के लिए दंड फंद सब करने पड़ते हैं। तो उसने कहा येन केन प्रकारेण करणो सारे काम, इसलिए ऐसा था। अशोक के टाइम तो ऐसा नहीं था। अशोक के टाइम तो साम्राज्य का निर्माण हो चुका था, तो वहां तो अहिंसा आ गई थी, हमने देखा। तो ये है संदर्भवादी, जो कहते हैं कि राजनीतिक विचारों को समझने के लिए आपको क्या समझने होते हैं? तात्कालिक ऐतिहासिक संदर्भ समझने होते हैं, इतिहास उसमें क्या कह रहा है वो समझना जरूरी है। क्विंटन स्किनर कहता है कि स्वतंत्रताएं 3 प्रकार की है। एक है नव रोमनवादी। नव रोमनवादी का तात्पर्य है कि आपका यहां स्वशासन होना चाहिए और आप उस स्वशासन में क्या ले पाए? भाग ले पाए। रोम क्या था? रोम दरअसल रोमन जब साम्राज्य आया तो रोम क्या था? दरअसल गणतंत्र था। और इस रोमन गणतंत्र को समाप्त करने की कोशिश सीजर ने की थी। तो ब्रूट्स ने सीजर की क्या तलवार से हत्या कर दी थी, इसके हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो रोमन ने जो साम्राज्य आया, पहले नगर राज्य थे, बाद में नगर राज्य समाप्त हो गए और इटली के यानी रोम के लोगों ने आसपास के समस्त देशों को जीत के क्या बनाया? रोमन साम्राज्य बनाया। और उस साम्राज्य की व्यवस्था क्या थी? वो गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। तो ये कौन सा सिद्धांत है? नव रोमनवादी। ये स्वशासन को ज्यादा जरूरी मानता है। स्वशासन का तात्पर्य है कि कोई भी देश दूसरे देश का गुलाम नहीं हो, वहां के नागरिक खुद अपनी सरकार बना पाए। जैसे अपने 1947 में अपने साथ हुआ था, हम अपनी खुद सरकार। आत्मनिर्णय का सिद्धांत देखो, ज्यादा आत्मनिर्णय का सिद्धांत किसका था? वुड्रो विल्सन का। कि हर एक देश के व्यक्ति खुद निर्णय करेंगे कि उनके यहाँ सरकार चलाने वाले लोग कौन हो, तो उनको उपनिवेशों की गुलामी से क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। तो ये वही है, स्वशासन के रूप में मानते हैं। स्वतंत्रता क्या है? स्वशासन है, खुद का शासन है। गांधी जी वाला नहीं, सबके ऊपर शासन नहीं, बल्कि स्वशासन, खुद की सरकारें। ये हमारे यहाँ स्वशासन कब आया आप बताओ? ये तो अंग्रेजों का शासन था, 15 अगस्त 1947 को आया। तो ये नव रोमनवादी है। एक और बोलते हैं वो है गणतंत्रवादी। नव रोमनवादी का मुख्य जोर है स्वशासन के ऊपर। गणतंत्रवादी में फिर क्या है कि आपका स्वशासन तो आ गया है, आप सरकार, लेकिन आप सरकार बनाने के लिए सक्रिय रूप से क्या करें? उसमें भागीदारी भी तो करें। तो ये है फिर गणतंत्रवादी। और तीसरी ओर बोलता है वो है सकारात्मक। ये जो पीछे तात्विक कर रहे थे ये वाली। तो ये 3 प्रकार की, इसको ऊपर लिखो या नीचे लिख दो। सकारात्मक। फिर देखें नव रोमनवादी स्वतंत्रता और गणतंत्रवादी स्वतंत्रता में अंतर क्या है? नव रोमनवादी कहते हैं स्वशासन पर्याप्त है, आपका शासन आ जाएगा। अब आपका शासन आ गया, लेकिन आपने वोट नहीं डाला, आपने राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग नहीं लिया, आपने अपने शासक की आलोचना नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी की? क्या नहीं की। आप राजनीति के प्रति क्या हो गए? निर्लिप्त हो गए, बिल्कुल। आप हमें कोई मतलब नहीं, कोई राजा हो। इसका मतलब आप ये स्वशासन, नव रोमनवादी स्वतंत्रता तो आ गई, लेकिन कौन सी नहीं आई है? स्वशासन आ गया, लेकिन आप उसमें भागीदारी नहीं कर रहे। तो ये गणतंत्रवादी स्वतंत्रता है। और तीसरी कौन सी है? सकारात्मक। आपको इस योग्य बनाया जाए कि आप उन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके। इसमें बर्लिन की आलोचना हो गई, जो भी है। अब आपको इनकी व्याख्याएं करनी है, तीनों याद तो करनी है, फिर व्याख्याओं के द्वारा और समझते हैं। डेविड मिलर बोला 3 प्रकार की होती है स्वतंत्रताएं, गणतंत्रवादी, उदारवादी और अब मैं नहीं बताऊंगा ऐसा क्या हुआ। गणतंत्रवादी में क्या करना पड़ता है? आपको राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना होता है।
अपने ज्यादा भाग लेते हैं, स्विट्जरलैंड के लोग ज्यादा भाग लेते हैं, है ना। बार बार कानून के ऊपर पूछा जाता है, वहां के लोग बहुत सक्रिय रहते हैं। और ऐसे सक्रिय रहा करते थे अरस्तु के समय नागरिक, वो बढ़ चढ़ के राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी किया करते थे। अब कौन सी आगे, ये कहते नहीं, वो नहीं है कि बढ़ चढ़ के भाग लेना नहीं है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, कोई भी आपके सामने बाधा खड़ी नहीं करे, आप तो मजे करो, यही स्वतंत्रता, खुली छूट है आपको, ये है स्वतंत्रता। फिर कौन आगे, आप अच्छे बन सके, नैतिक बन सके, इसको हम ऐसी अच्छा बनने की स्वतंत्रता, नैतिक बनने की स्वतंत्रता, ये है स्वतंत्रता, ये आदर्शवादी स्वतंत्रता है। अब चलते हैं विल किमलिका के पास, जो बहुसंस्कृतिवादी विचारक है, कनाडा का रहने वाला है। ये कहता है प्रयोजनवादी, उद्देश्य मूलक और तटस्थ। प्रयोजन मूलक क्या होती है, कि स्वतंत्रता आपका प्रयोजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर प्रयोजन पूरा नहीं कर रही है तो स्वतंत्रता मान्य है। और प्रयोजन क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित है। ये आपका क्या पूरा करे, उद्देश्य पूरा करे। एक होती है तटस्थ, या उसे व्याख्या आ जाए कि एक स्वतंत्रता है, इसमें आप दूसरों की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करते और दूसरे आपकी स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए सारे ना फुल स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। इस स्वतंत्रता को विल किमलिका क्या बोलता है, तटस्थ स्वतंत्रता बोलता है। ऐसी एक बड़ी लाइन भी आ सकती है, फिर स्वतंत्रता पहचाननी भी पड़ सकती है। क्विंटन स्किनर वाला बिल्कुल सिंपल है, नव रोमनवादी, गणतंत्रवादी और सकारात्मक। नव रोमनवादी में क्या है, स्वशासन है, आपको वोट देने का अधिकार है। गणतंत्रवादी में क्या करते हैं, आप वोट डालने जाते हैं, आप वोट डालने के अधिकार मिले इसलिए वोट डालने जाते भी हैं। यहाँ स्वशासन आता है, यहाँ स्वशासन की गतिविधियों में आप सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। और ये फिर कौन सी है, सकारात्मक। आप नहीं है तो आपको इस योग्य बनाया जाएगा कि आप उसका उपभोग या उपयोग कर सके। तो हमने चर्चा की डेविड मिलर की, विल किमलिका की और क्विंटन। ज्यादा याद नहीं रखे तो एक ये याद रखो, नव रोमनवादी स्वतंत्रता की चर्चा कौन करता है, क्विंटन स्किनर। और विल किमलिका ने कितने भागों में बांटा है, 3। ये दो तो जरूर याद करना, इनके ऊपर पूछा जा सकता है। तो विल किमलिका और क्विंटन स्किनर। क्विंटन स्किनर कौन से स्कूल का है, कैम्ब्रिज स्कूल का है। और हेबरमास है फ्रैंकफर्ट स्कूल का था। हर्बर्ट मार्क्यूजे फ्रैंकफर्ट स्कूल का था। एक हमने और स्कूल किया था, बुडापेस्ट का स्कूल, नव मार्क्सवादियों का है, जॉर्ज ल्यूकोस से प्रभावित है, हंगरी के अंदर है। ठीक है, नमस्कार। एक बार पूरा हो गया है, बाकी अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारक हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी उसमें हम चर्चा करेंगे अन्ना अरेंटे की और सैमुअल पी हंटिंगटन, इन दो की जरूर हम चर्चा करेंगे, और फ्रांस फैनन की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।